पिछले 2 दिन से अगर आप इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया देख रहे हैं तो हर जगह एक ही डंका बज रहा है। इंडिया जीत गया, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो रिलायंस था वो भी टूट गया। लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं और कमेंट्स में ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने बिना कोई गोली चलाए इस्लामी मुल्कों की पावर को खत्म कर दिया हो। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है जो हकीकत से 180 डिग्री मुख्तलिफ है। सच तो ये है कि जिस डील को आप विक्ट्री समझ रहे हैं वो एक पैनिक रेस्पॉन्स है। एक ऐसा डर जो आज इंडिया और यूएई दोनों को महसूस हो रहा है। 19 जनवरी पर यूएई के प्रेसिडेंट का इंडिया आना और $200 बिलियन की डील साइन करना, ये कोई नॉर्मल दोस्ती नहीं है। इसके पीछे यमन का वो खौफनाक सच है जो इंडियन मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। एक ऐसी डिप्लोमेटिक डाइवोर्स जो आज सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में हो चुकी है। जब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने नेटो जैसे डिफेंस पैक्ट साइन किया तो फिर यूएई की रातों की नींद हराम हो गई और इंडिया को लगा कि अगर अभी भी वो ना जागा तो फिर गल्फ पॉलिटिक्स से उसका पत्ता हमेशा के लिए कट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस को नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस डबल गेम को भी एक्सपोज करेंगे जो आज ब्रिक्स के अंदर खेला जा रहा है। क्या इंडिया वाकई यूएई का दोस्त है या फिर दोनों एक दूसरे को डूबते हुए असर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगले 8 मिनट में आपको वो सच मिलेगा जो असल में इंडिया के $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में छुपाया गया है। लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी में क्यों हुआ? $200 बिलियन की ट्रेड का टारगेट सेट किया गया, एलएनजी की डील्स भी हुई और फिर स्पेस एंड न्यूक्लियर पार्टनरशिप का प्रोग्राम भी सेट किया गया। यह सब कुछ सुनने में हिस्टोरिक विक्ट्री लगता है, लेकिन इसके पीछे असल वजह ट्रेड नहीं बल्कि डर है। यूएई को डर है कि वो अकेला पड़ रहा है और इंडिया को डर है कि उसका पुराना दुश्मन नए दोस्तों के साथ मिलकर सुपर पावर बढ़ रहा है। सिर्फ 4 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एसएमडीएस साइन किया, यानी कि नेटो के आर्टिकल 5 जैसा एक पैकेज जहां पर एक पर अटैक दोनों पर अटैक समझा जाएगा। और फिर जब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया तो फिर ये यूएई के लिए एक खतरे की घंटी बज उठी। यूएई को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो सऊदी अरेबिया के बिग ब्रदर वाली इमेज को चैलेंज कर सके और इंडिया को एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जहां पर वो चाइना और पाकिस्तान का असर कम कर सके। लेकिन ये सब तो वो सच है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। आप चाहते हैं उस सच की तरह जो क्लोज्ड बैकडोर के पीछे छुपाया गया है। दुनिया को लगता है कि अरब मुल्क एक है, लेकिन हकीकत में यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में साइलेंट वार चल रही है, जहां पर एफडीएस चाहते हैं कि हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर रियाद में हो, जो कि पहले दुबई में है। ये यूएई की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक है। और दूसरी तरफ ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर दोनों मुल्कों में ऑयल पैक में काफी दफा झगड़े हो चुके हैं, जहां पर यूएई चाहता है कि वो अपनी मर्जी से ऑयल को बेचे, लेकिन सऊदी अरेबिया उसको ऐसा करने से रोकता है। जब यूएई ने ये चीज देखी कि सऊदी अरेबिया बिग ब्रदर बनकर उसे दबा रहा है तो फिर यूएई ने इंडिया को अपना पार्टनर चुना। ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के डर से बनी है। मगर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। 30 दिसंबर 2025 को यमन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने शिप पर बॉम्बे की, उस शिप पर लोडेड था असला जो कि एसटीसी के लिए शिप हो रहा था, जिसको कि यूएई बैक करती है, सपोर्ट करती है। ये सऊदी अरेबिया ने इसे टैक्सेस साफ कर दिया कि वो यमन की पोर्ट्स को यूएई का कब्जा बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। आगे बढ़ने से पहले हमें सऊदी अरेबिया और यूएई के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। यमन के अंदर इस वक्त एक हुकूमत कायम है जिसे सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं। मसला यह है कि इस हुकूमत की अपनी एक आर्मी है जिसे एसटीसी यानी कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहते हैं। यूएई इस एसटीसी को सपोर्ट करता है जबकि सऊदी अरेबिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। यूएई का मोटिव क्लियर है, मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि इस्लाम पार्टी को एलिमिनेट करना, हौतीस के खिलाफ बफर बनाना और और साउथ यमन को सेपरेट करके अपना इन्फ्लुएंस बनाना। यह सऊदी अरेबिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से कम नहीं था और यहीं से ट्रस्ट टूट गया। यूएई ने पुरानी दुश्मनी खत्म करके इसराइल के साथ ताल्लुकात जोड़े ताकि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और यूएस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सके। यूएई पॉलिटिकल इस्लाम जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड को अपने लिए खतरा समझता है, इसीलिए यूएई ने इजिप्ट में सीसी और लीबिया में खलीफा हफ्तार जैसे स्ट्रॉन्ग मैन को सपोर्ट किया ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो इन्फ्लुएंस और पावर है वो खत्म हो सके या कम हो सके। रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर कंट्रोल पाने के लिए यूएई ने आरएसएफ जो कि सूडान की फोर्स है उसकी बैकिंग की और सोमाली लैंड्स में फोर्स बनाए। यह स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम के कंट्रोल दी है। जब सऊदी अरेबिया ने यूएई के बिना ही बड़े फैसले लेने शुरू किए तो यूएई को ये एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही अग्रेसिव रहा तो उनके पड़ोसी यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान उनको साइडलाइन कर देंगे।
और इसी डर से बचने के लिए यूएई ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट की है और अब जाकर अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाना शुरू किया है। यूएई को फौरन विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ मुकाबला करता, फाइट करता या फिर कोई भी रिस्पॉन्स देता तो फिर एसटीएमए के साथ तो फिर एसएमडीए के तहत पाकिस्तान को भी इस फाइट में आना पड़ता, यानी कि एक पर अटैक दोनों पर अटैक माना जाता और पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यूएई के साथ फाइट करनी पड़ती। इस सब चीज़ों को जो कि यूएई कभी भी हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए उसने विड्रॉ करना बेहतर समझा और एसटीसी के लीडर को भागकर दुबई जाना पड़ा। क्रिश्चियन साइंस वो लीडर लिखता है कि यह सऊदी यूएई की डिवोर्स का ऑफिशियल आगाज था। जब सऊदी अरेबिया ने यूएई को साइडलाइन किया तो फिर यूएई को एक ऐसे एलाई की जरूरत पड़ी जो कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक पावर को बैलेंस कर सके और वो फिर उसको इंडिया की शक्ल में मिल गया। और यहीं से इंडिया के लिए खतरा शुरू हो जाता है। जब सऊदी अरेबिया ने यूएई को छोड़ा तो वो किसके पास गया? पाकिस्तान और टर्की। सितंबर 2025 के साइन होने वाला एसएमडीए पैक्ट जो कि नाटो के आर्टिकल के 5 जैसा है, जहां पर एक पर अटैक को सब पर अटैक समझा जाएगा। अब सोच कर देखो, सऊदी अरब का पैसा, तुर्की के ड्रोन और जेट टेक्नोलॉजी यानी कि कान फाइटर और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और मैन पावर, यह ट्रिपल अलायंस एक ऐसा पावरफुल ग्रुप बना रहे हैं जिसके पास है मिलिट्री मसल्स। और एटीआर यूएई की डील में कोई भी मिलिट्री डिफेंस क्लॉज नहीं है, यानी कि अगर कल को जंग हुई तो यूएई इंडिया को बचाने के लिए नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। अब काफी अरसे से इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। पाकिस्तान लॉयल पार्टनर नहीं है, सांप है, धोखा देगा, पैसे के लिए कहीं पर भी बिक जाएगा। अब एक कड़वा सवाल, क्या इंडिया वाकई लॉयल पार्टनर है? इंडियन मीडिया आज विक्ट्री जश्न मना रहा है, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर $14 बिलियन लगाए, लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर इंडियन बाइकआउट चल रहा है। श्रीलंका के अगर पीस कीपिंग के नाम पर इंडिया ने जो कुछ किया है, वहां के लोग आज भी नहीं भूले। और कतर कतर के अंदर तो इंडिया के 8 एजेंट्स पकड़े गए, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन लॉयल है, कौन धोखा देगा और कौन नहीं। जिसने जो कुछ किया है वो सब कुछ इंटरनेट पर पड़ा है, पब्लिकली है और सबको पता है। 2026 में इंडिया ब्रिक्स का चेयर है, लेकिन यूएस को खुश करने के लिए रशिया चाइना के नेवल एक्सरसाइज से गायब हो जाता है। यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा है और इंडिया का साथ है, लेकिन वो डबल गेम खेल रहा है। और इंडिया इंडिया कंफ्यूज है, ना तो वो यूएस का हो पा रहा है और ना ही ग्लोबल साउथ का। दुनिया फास्ट चेंज हो रही है। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का नया ग्लोक एक हकीकत है। $200 बिलियन की डील से हेडलाइंस तो अच्छी बनती है, लेकिन क्या ये जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल पाएगी? $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया में की और इंडिया के 25 लाख वर्कर, सब कुछ दांव पर है। अगर इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नजरसानी नहीं की तो आइसोलेशन तय है। आपको क्या लगता है, क्या ये यूए की डील एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर पैनिक रेस्पॉन्स है? कमेंट्स में बताओ।